हेलो स्टूडेंट्स, अब हम वेक्टर क्लास 11th का हम 6th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं कि ये 3D में है और 2D में जो लेक्चर नंबर 5 है उसमें हम खत्म कर चुके हैं। उसमें कोई डाउट हो यदि तो आप उसमें हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसमें स्टार्ट करेंगे 3D में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, वहां हमने पढ़ा था, खूब अच्छे से पढ़ा था कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता क्या है। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा हाईलाइट में बता देता हूँ कि देखिए जैसे होता है कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर 2D में था बी वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट कैसे पता करेंगे? रिजल्टेंट पता करने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ का यूज कर रहे थे कि ऐसे ये देखिए, ये था आर वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर क्या था? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था। यानी कि रिजल्टेंट पता कर रहे थे तो दो वेक्टर को ऐड कर रहे थे, एडिशन ऑफ वेक्टर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसी का जस्ट उल्टा तो करना था, कर रहे थे हम कि जैसे कि हो गया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि ए जो वेक्टर है आर वेक्टर का कंपोनेंट है और जो बी वेक्टर है ये भी आर वेक्टर का कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब बेसिकली होता है पार्ट है। ठीक है, दो वेक्टर के कॉम्बिनेशन से तीसरा वेक्टर बन रहा है, वही है रिलेशन वेक्टर। और यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर 3D में है, यानी कि एक्स वाई जेड, यानी कि कम से कम तीन वेक्टर होंगे, यहाँ पे तीन कंपोनेंट होंगे, सॉरी तीन कंपोनेंट्स होंगे एक वेक्टर के। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ 3D में हम बता नहीं सकते कैसे क्या होगा, लेकिन यदि तीन वेक्टर हैं, चलो तीन वेक्टर हैं, सोच के देखो ये होगा, कैसे बताऊं, ये हो गया, मान लेते हैं y, ये हो गया x, ये हो गया z। ये तीनों क्या होंगे? आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं? परपेंडिकुलर है ना, देखिए परपेंडिकुलर है तीनों आपस में। ठीक है, और यहाँ पर जो वेक्टर मान लो यहाँ लग गया यहाँ पे, तो ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर बी वेक्टर, ये सी वेक्टर है, मान लेते हैं ये आर वेक्टर है। तो जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आर वेक्टर। ठीक है ना, बस इतना ही कुछ है और कुछ नहीं है। यानी कि हमने क्या करा कि जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर के एक्स के साथ अल्फा, बी वाई वाई डायरेक्शन में ए वेक्टर के साथ जो एंगल लगा वो बीटा लग गया, और जो जेड के साथ लगा ए वेक्टर का जो एंगल वो गामा लग गया, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब इसमें देखिए यार, वहां पे हम क्या कर रहे थे कि दो वेक्टर, एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया था और दोनों आपस के ऑर्थोगोनल थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन था तो दोनों आपस में 90 डिग्री में थे। यहाँ एक्स वाई और जेड है तो तीनों आपस में 90 डिग्री है। ठीक है, वहां पर ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप था। यहाँ पर एक जेड यानी कि तीसरा एक्सिस भी जुड़ गया है, जेड एक्सिस। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप हो जाएगा। वाई एक एक्स है, एक एक्स है यानी कि आई कैप है, वाई है यानी कि जे कैप है, जेड यानी कि के कैप है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या करा था, जैसे कि मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल इसमें तो बनाना मुश्किल है, 3D में चीजें विजुलाइज करना, विजुलाइज ही कर सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते जल्दी। ठीक है, अब इतना समझो कि ए वेक्टर ये है और ये ए एक्स के साथ अल्फा एंगल में है, अल्फा एंगल में है। तो यहाँ पर जो कॉस अल्फा होगा ना वो बेस अपन हाइपोटेनस होगा, तो ए एक्स अपॉन ए हो गया, ए एक्स अपॉन ए हो गया। ठीक है, ए एक्स अपॉन ए हो गया। कॉस बीटा जो है, मान लेते हैं कि ये यहाँ पर क्या हो गया कि ये ए वेक्टर है, यहाँ पर ए वाई वेक्टर है। अब ये हो गया तुम्हारा बीटा, तो बीटा क्या हो जाएगा, कॉस बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका ए एक्स अपॉन ए, ए वाई अपॉन ए। अब ऐसे भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर जेड वेक्टर ए जेड है और यहाँ पर क्या है
ए वेक्टर है, जो भी है, यहाँ पर तुम्हारा ए वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल है गामा। तो गामा जब एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, ये बीच में जो गामा एंगल है, तो ये दोनों के बीच में देखो यहाँ पे ना, यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं इसको, मैंने इसको यहाँ से लिया था एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर जो छोटा एंगल होता है ना, वही एंगल होता है उनके बीच का, ठीक है ना। तो बड़ा एंगल नहीं होता है, तुम्हारा छोटा इधर है तो छोटा इधर ले लिया मैंने। गामा तो गामा हो जाएगा ए जेड अपॉन ए हो जाएगा, ए जेड अपॉन ए, यानी कि हो जाएगा कॉस अल्फा की वैल्यू ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा की वैल्यू ए वाई अपॉन ए, कॉस गामा की वैल्यू हो गया ए जेड अपॉन ए, ठीक है ना। ये है क्या, ये जो है ना कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर के साथ जो एक्स जो है, एक्स कंपोनेंट, उसका डायरेक्शन क्या है, कितने थीटा पे है। यानी इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन के साथ जो वेक्टर ए है वो कितने थीटा पर है, भी कर सकते हैं। अब कॉस बीटा क्या दिखा रहा है कि जो ए वाई कंपोनेंट है, जो वेक्टर ए है, उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। सिमिलरली कॉस गामा जो है वो वही बता रहा है कि जो जेड एक्सिस में कंपोनेंट है और तुम्हारा जो ए वेक्टर है उसके साथ कितना एंगल बन रहा है। तो ये डायरेक्शन बता रहे हैं बेसिकली, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल कोसाइन बोल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो डायरेक्शनल कोसाइन बोल दिया है। और देखिए यहाँ पे हमको पता है कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप जो होता है वो होता है कितना, ए वेक्टर है, ठीक है। अब इसमें हम यदि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाह रहे हैं निकालने के लिए, तो हम वही अपनाएंगे जो हम 2D वेक्टर में अपना रहे थे। वहां तो पाइथागोरस लगा रहे थे, लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे, यहाँ भी उसी टाइप से लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर 3 क्वांटिटी है ना, तो तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, उसके मैग्नीट्यूड की बात होगी। जब भी मैग्नीट्यूड की बात होगी, यहाँ डायरेक्शन देखो, यहाँ नहीं लिया गया, कहीं भी तीर लगा है क्या, कहीं भी एरो नहीं है। तो यही बात है इसमें, यानी ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए अब यदि हम क्या करते हैं, यहाँ से ए एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, क्या आप यहाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे क्या होता है कि कॉस अल्फा इक्वल टू था ना ए एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स की वैल्यू जाएगी ए कॉस, कॉस अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे था कॉस बीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए, तो ए वाई की वैल्यू आ जाएगी ए कॉस बीटा। अब यहाँ देखो कॉस गामा इक्वल टू था ए जेड अपॉन ए, तो यहाँ पर ए जेड की वैल्यू आ जाएगी ए कॉस गामा। यहाँ पे देखो, यहाँ ए वाई नहीं होगा, ए होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या किया, इस जो मैग्नीट्यूड वाले पोर्शन में हमने पुट कर दिया ए एक्स की वैल्यू, यहाँ ए वाई की वैल्यू, यहाँ ए जेड की वैल्यू। अब वैल्यू जब हम पुट कर रहे हैं, पुट करने के बाद हमको ये सारे इक्वेशन मिल रहे हैं कि ए कॉस अल्फा स्क्वायर, ए कॉस बीटा स्क्वायर और ए कॉस गामा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाए, ए स्क्वायर जो है इसमें से सब में से कॉमन हो जाएगा और ए यहाँ पे कट जाएगा। अब कटने के बाद सिर्फ बचेगा कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस कॉस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कॉस अल्फा है क्या, बेसिकली ये है डायरेक्शनल कोसाइन। तो हर एक डायरेक्शनल कोसाइन का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर किया गया, फिर सम किया गया, उसकी वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शनल कोसाइन 1 होता है। ये चीजें याद रखनी है, क्वेश्चन में चीज आ भी सकता है, बोर्ड के लिए तो आ ही सकता है, लेकिन डीट और जे के लिए इसमें थोड़ा घुमा के पूछेगा, ठीक है। समझे कि नहीं, समझ गए होगे भाई। अब तक हमने क्या पढ़ा था, इस प्रॉब्लम में जाने से पहले हम देखते हैं कि डायरेक्शनल कोसाइन में, अरे क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्शनल कोसाइन 3D वेक्टर में जो कंपोनेंट कर रहे थे, वो 3D वेक्टर में 3 कंपोनेंट हो रहे थे, तीनों कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है। एक ए कॉस अल्फा है, ए कॉस बीटा है, ए कॉस गामा है। अच्छा, एंगल जो है ना, हर एक के साथ अलग अलग एंगल है, ठीक है ना। हर एक डायरेक्शन के साथ अलग अलग एंगल है, अल्फा बीटा गामा, इसीलिए जो आ रहा है ना एंगल, वो अलग अलग आ रहा है।
और इससे पहले 2D में एंगल थीटा था सबके साथ, इसलिए थीटा थीटा आ रहा था। ठीक है, एक ही साथ ले रहे थे। अब यहाँ देखिए को उसमें मैग्नीट्यूड निकालना भी समझे थे कि जैसे मान लेते हैं कि ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का 3D वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल रहे थे, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये कर रहे थे। उसके बाद से क्या हमने किया, कुछ नहीं किया, बस हम प्रॉब्लम करेंगे, उसमें सब समझेंगे सारी चीजें। जैसे कि हमने डायरेक्शनल कोसाइन में क्या करा था कि इन डायरेक्शनल कोसाइन कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस कॉस बीटा स्क्वायर प्लस कॉस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या था ना। यदि इसकी वैल्यू इतनी आती है तो यदि साइन का स्क्वायर करके और जोड़ देते हैं तीनों एंगल में तो उसका आंसर कितना आएगा। अरे सर ये देखिए तो आसान है। कैसे आसान है, देखो साइन, देखो यहाँ पर साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर तुम साइन थीटा स्क्वायर को क्या बोल सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। तो भैया ये पुट कर दो यहाँ पे, मैंने थीटा जानबूझ के लिया, ठीक है, क्योंकि इसको हम जनरल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या सब में यूज हो जाए। तो यहाँ देख लीजिए साइन अल्फा के जगह क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर, ये क्या हो गया प्लस 1 माइनस कॉस बीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस गामा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा माइनस, अब देखो माइनस कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस कॉस बीटा स्क्वायर प्लस कॉस गामा स्क्वायर। ये सब माइनस में सारे के सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, तो माइनस को यदि कॉमन ले लिया तो सबको प्लस में आ गया, तो जाएगा 3 माइनस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1, देखिए भैया यहाँ 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि डायरेक्शनल कोसाइन का जो वैल्यू होता है 1 होता है, लेकिन यदि उसको साइन में लेते हैं तो उसकी वैल्यू 2 हो जाती है। आसान है कि नहीं है, ठीक है ना। यहाँ देखिए अब ए वेक्टर दे रखा है, व्हेन फाइंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स वाई जेड, वही है, मस्त क्वेश्चन है ये, यानी एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ए वेक्टर इक्वल दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6 के कैप। यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी 2, और यहाँ पर ए वाई की जो वैल्यू होगी वो होगी 3, और ए जेड की वैल्यू होगी 6। ठीक है, अब ये तीनों पता हो गया तो यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा अंडर रूट जो होगा वो होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे 4 प्लस 9 प्लस 36 आएगा, 9 4 13 30 40 45 अंडर रूट 39, ये हो जाएगा। उसके बाद से डायरेक्शनल कोसाइन पता करना है, और डायरेक्शनल कोसाइन क्या होता है भैया, यहाँ देखिए डायरेक्शनल कोसाइन क्या होता है, क्या होता है कॉस अल्फा इक्वल टू होता है ए एक्स अपॉन ए, तो ए एक्स कितना है 2, ए कितना है अंडर रूट 39, तो कॉस बीटा इक्वल टू होता है ए जेड अपॉन ए जेड कितना भैया, ए जेड नहीं है ए वाई, तो यहाँ पर हो गया 3 अपॉन अंडर रूट 39। अब यहाँ देखिए कॉस गामा इक्वल टू होता है ए जेड अपॉन ए, तो ए जेड की वैल्यू है हमारा 6 और ए की वैल्यू अंडर रूट 39, ऐसा ही है ना। तो 4 3 का 9 6 36 30 9 4 13 और 30 40 30 40, अरे 49 है, 49 इक्वल टू 7 हो गया इसका, ये 7 होगा, अरे 7 हो गया। अरे कहाँ है भाई रबर, रबर रबर, तो इसका हो जाएगा 7, यह 7 यह 7, ठीक है। अब करेक्ट है, अब बढ़िया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्पीड में चल रहा हूँ थोड़ा। तो यहाँ देखिए
चेक वेदर दिस इज ए यूनिट वेक्टर और नॉट। अरे भैया यूनिट वेक्टर पता करना है तो हम उसका मैग्नीट्यूड पता करेंगे। मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हमको हमारे पास कुछ है क्या? हाँ एक तो हथियार है हमारे पास। कौन सा? तो है 1/√3 स्क्वायर प्लस 1/√3 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1/√3 स्क्वायर अंडर रूट में। क्या हो जाएगा? 1/3 1/3 1/3 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 अंडर रूट में होगा जी। हो जाएगा 3/3 जी। बस हो जाएगा। अरे भाई यूनिट वेक्टर आ गया। आहा इसका मतलब ये होगा। ये एक यहाँ पे एक अच्छी बात है ना, ये सब माइनस में होते हैं ना तब भी बनाता, सब प्लस में होते तब भी बनाता। कुछ माइनस कुछ प्लस में है तब भी बना रहा है। क्योंकि भाई हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अंदर स्क्वायर भी हो जा रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है तो प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस में भले ही क्यों ना हो वैल्यू। ठीक है, 4 5 6 के साथ हो गया भाई। चलो देखते हैं। इफ ए वेक्टर जो है 4i कैप है प्लस 9k कैप है, देन फाइंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। खतरनाक है यार, देख रहे हो? वाई एक्सिस पे पूछ दिया, तो इसका मतलब कि ये 4 जो है ना एक्स एक्सिस पे है, क्योंकि ये आई लगा हुआ है, आई एक्स डायरेक्शन में होता है, एक्स। और ये 9 जो है ना ये है वाई, ये तो हो जाएगा भैया वाई एक्सिस में डायरेक्शन हो गया, 9k कैप हो गया भैया, देखिए यही होगा। यदि मैग्नीट्यूड पूछ रहा है भैया तो क्यों लाइन हो जाएगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और ये विथ डायरेक्शन हो गया, समझे कि नहीं? अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, 3 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन 4 न्यूटन, यहाँ पर 2D वाला पूछ दिया है। हो ये जो है ना थोड़ा सा मूड बिगाड़ दिया। देखो कैसे, ये हो गया हमारा आंसर गलत। कैसे गलत हो गया भैया? देखो ए वेक्टर इक्वल टू दे दिया है 4i कैप प्लस 9k कैप, ये तो जेड में है, ये एक्स में है। तो भैया देखिए यहाँ पर y में जो है वो बंटाधार हो गया, जीरो हो गया। तो y डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन है वो जीरो है, यहाँ पे आंसर जो आएगा जीरो आएगा। ठीक है, जानबूझ के गलत किया ताकि ये चीजें क्लिक कर। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब हुआ क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में, 3 forces of magnitude 3 Newton 4 Newton and 12 Newton are mutually perpendicular, find its resultant vector, resultant force या resultant vector कुछ भी। ठीक है, अब हमें मैग्नीट्यूड दे दिया है तो भैया म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट पता करना है। अरे भैया रिजल्टेंट एफ नेट पता करना है तो ऐसे ही होगा ना, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। देखिए 9 प्लस 16 प्लस 114 कितना आ गया देखते हैं, 16 और 9 कितना होता है 25, 25 20 10 30 144 होगा ना, 40 50 169, ये तो 13 आ गया भैया, 13 न्यूटन आ गया इसका रिजल्टेंट फोर्स। यानी कि यदि एक्स डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो और वाई डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो और जेड डायरेक्शन में 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो, तो यदि कोई पार्टिकल है, जैसे पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इधर क्या कर रहे हैं, इधर मान लेते हैं कि 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बेसिकली इस पार्टिकल पर 13 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स 13 न्यूटन लग रहा है। इसका मतलब यही होगा, समझे कि नहीं? समझ गए होगे। अब यहाँ देखो यदि दे दिया है कि ए वेक्टर इतना है, ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा। ये तो बहुत ही चमत्कारी क्वेश्चन है भाई। ये देखिए यूनिट वेक्टर की बात की है, यानी कि इस जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, यानी कि अब इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे उसको 1 के बराबर कर देंगे तो भैया काम तो बन ही जाना चाहिए। देखो स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.04 प्लस 0.09 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हो जाएगा आपका 9 4 13, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.13, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0.87।
अल्फा हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 80.87। तो अल्फा की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है, ये तो आता ही होगा, सिर्फ कैलकुलेशन है। यहाँ पर हमने बस फिजिक्स यहीं लगाया है, बस फिजिक्स यहीं पे लगाया है, फिजिक्स यहीं अप्लाई हुआ है। इसके बाद से तो पूरा कैलकुलेशन ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए भैया, यदि यहाँ पर एक ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट देखिए क्या है कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट में बोल रहा है कि ए वेक्टर है ये, बी वेक्टर ये है, तो दोनों वेक्टर को यदि ऐड करना है तो क्या करेंगे? तो भैया ऐड करना है ना, तो आई कैप वाले जो कोफिशिएंट होंगे उनके साथ जोड़ दो, जे कैप का जो कोफिशिएंट होगा उनको एक साथ जोड़ दो, के कैप का कोफिशिएंट है उसको एक साथ जोड़ दो। वो एडिशन में ही नहीं, सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा। ठीक है, यदि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो रहा है ना, तो ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप हो जाएगा। यानी कि कोफिशिएंट को, एक्स के कोफिशिएंट को आई कैप की कोफिशिएंट को आई कैप की कोफिशिएंट से माइनस करेंगे, जे कैप की कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट को माइनस करेंगे, और सिमिलरली के कैप के साथ वही करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल है, सिंपल। अब इसमें फिजिक्स कुछ नहीं है। ठीक है ना, मैथमेटिक्स टाइप का ही है, तो सिंपल मैथमेटिक्स से रही। अब यहाँ लिखा है फाइंड ऑल द डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू। अब चलो करते हैं। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे ना, इसको सोल्यूशन में देखो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे तो कितना है, 3 आई कैप है, ये आई कैप है, तो 3 में से एक गया, कितना 2 बचा भैया, हो जाएगा 2 आई कैप। अब यहाँ पे देखो 2 जे कैप है माइनस 2 जे कैप है, तो 2 जे कैप माइनस ऑफ माइनस 2 जे कैप यानी हो जाएगा 4 जे कैप। के कैप प्लस 3 के कैप, तो के माइनस 3 के यानी कि माइनस 2 के, माइनस 2 के कैप। ये हमारा होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है वो है आर वेक्टर है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड पता करना है, कितना होगा भैया, हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। हमारा जगह 4 प्लस 16 प्लस 4, 4 4 20 अंडर रूट 24, ये आएगा ना। एक बार चेकअप कर लेते हैं इसका। 3 माइनस 1 2 आई कैप, 2 माइनस माइनस 2 4 जे कैप, 1 माइनस 3 माइनस 2 के कैप। ठीक है, सही आ रहा है इसमें। अब हम क्या करेंगे ना इसमें, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा पता करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये ये मान लेते हैं आर वेक्टर, तो हो जाएगा तुम्हारा 10 11, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, आर एक्स अपॉन आर, ये कॉस बीटा हो जाएगा तुम्हारा आर वाई अपॉन आर, ये कॉस गामा हो जाएगा आपका आर जेड अपॉन आर। आर एक्स कितना था भैया, ये आर वेक्टर हो गया तुम्हारा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, यही था ना। 2 4 माइनस 2 यार, 2 4 माइनस 2 यार, 2 प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड था हमारा अंडर रूट 24। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन अंडर रूट 24, आर वाई की वैल्यू है 4 अपॉन ये आर का मैग्नीट्यूड, ये आर ही है ना, हो जाएगा अंडर रूट 24, आर चेंज हो जाएगा अपना 2 अपॉन, हाँ, आर की वैल्यू अंडर रूट 24।
और फिर यहाँ आप कहेंगे फिर यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया। अरे भाई मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं लेते हैं, ठीक है ना। वेक्टर चैप्टर चल रहा है, शुरुआत में बताया था मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ गया होगा अब तक। और यहाँ देखेंगे कि ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिजल्टेंट वेक्टर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या है, कैसे स्टेप वाइज हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर पता करना है। यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में, रिजल्टेंट वेक्टर के। तो सबसे पहले रिजल्टेंट वेक्टर पता करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ऐड किया तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 3 आई कैप प्लस जे प्लस 2j हो जाएगा 3j कैप, के कैप प्लस के कैप प्लस 2k कैप। ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। भाई आपको पता होगा, ये शुरुआत में मैंने बता चुका हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आर वेक्टर है, आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इस क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल टू आर और आर कैप। तो आर कैप हो जाएगा यूनिट वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर। ये हो जाएगा हमारा कंसेप्ट। यह है कंसेप्ट, कंसेप्ट यह है यूनिट वेक्टर का। तो यहाँ पर जो होगा यूनिट वेक्टर अलोंग रिजल्टेंट वेक्टर आर कैप। यहाँ आर कैप जो है इक्वल टू हो जाएगा आर वेक्टर अपन आर। तो आर वेक्टर क्या होगा इसमें, ये है, हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये हो गया। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऐसे होगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन इंद्र का 9 9 18 18 4 22 √22। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यूनिट वेक्टर अलोंग रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ऐसे है। हमने पहले क्या किया, पहले हमने रिजल्टेंट निकाला, उसके बाद से यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट से हमने यूनिट वेक्टर का इक्वल टू क्या होता है, वो पूरा वेक्टर और उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, सिर्फ डायरेक्शन निकल जाता है। तो ये हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। 13 देखिए, ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इतना दिया है। सो फाइंड द वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर पता करना है। ठीक है भैया, इसको सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है भैया। तो ए वेक्टर यहाँ रख देते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप है ना। तो ए वेक्टर यहाँ दिया हुआ ना, तो यहाँ लिखो 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप। तो यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। बी वेक्टर यहाँ रख दिया। इस पूरे वेक्टर को उठा के हमने फेंक दिया इधर राइट साइड में। ये पूरे के पूरे प्लस में है तो जाकर माइनस में सारे हो जाएंगे। यहाँ जाएगा बी वेक्टर का माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ये हो जाएगा हमारा आंसर। वाह, समझे कि नहीं, समझ गए होंगे, ठीक है। चमका कि नहीं चमका जी। देखिए यहाँ पे इफ ए वेक्टर मैक्स इक्वल एंगल फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड फाइंड एक्स एक्सिस फाइंड ए एक्स वाई एंड जेड। इसको भी सॉल्व भी कर लेते हैं जी। तो बोल रहा है कि अल्फा बीटा गामा पूरा का पूरा सेम होना चाहिए, होना के चाहिए है। अल्फा बीटा और गामा तीनों सेम है। ए वेक्टर मेक इक्वल एंगल विद एक्स वाई जेड। ये मान लेते हैं एक्स के साथ है अल्फा, बीटा वाई के साथ है, गामा जो है जेड के साथ है। ए एक्स से वाई ए जेड पूछ रहा है ना, तो हमें पता है डायरेक्शन कोसाइन वाला एक रूल, कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस कॉस बीटा स्क्वायर प्लस कॉस गामा स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा 1 होता है। अब हमें पता है कि अल्फा बीटा गामा सेम है, तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की जगह अल्फा अल्फा मान लो रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1। यहाँ हो जाएगा 3 कॉस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कॉस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। ये तो समझ में आ गया होगा जी।
आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, आया? तो यहाँ देख लीजिए भैया, यहाँ पर अल्फा बीटा, ये अल्फा निकल गया। अब ए एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए एक्स हो जाएगा अपना ए कॉस अल्फा, तो हो जाएगा तुम्हारा ए कितना है हमारा, पता नहीं है भाई ए कितना है, लेकिन कॉस अल्फा पता है 1/√3, यानी कि हो जाएगा ए अपन √3। अब देखो ए सब में कॉमन होता है, अल्फा भी सब में, अल्फा बीटा गामा सब में सेम है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी सेम होगा, इसलिए ए एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए जेड होगा, जो इक्वल होगा ए अपन √3। समझे कि नहीं, समझ गए? 15 इसमें थीटा एक्स प्लस थीटा वाई आर द एंगल मेड बाई ए वेक्टर फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, pick out the set which is not possible। चलो पिक आउट करो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए थीटा एक्स और थीटा वाई, अच्छा एक वेक्टर है, मतलब कि मान लेते हैं कि ये वेक्टर, थोड़ा सा ऐसे समझो कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है ना, तो इसका जो रिजॉल्व करेंगे इस वेक्टर को, तो ए एक्स हो जाएगा, कि ए वाई हो जाएगा, ये ए वाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये मान लेते हैं थीटा एक्स है, ये है थीटा वाई। अब इसमें है क्या, ये ए एक्स और ए वाई दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो क्या होगा, थीटा एक्स प्लस थीटा वाई क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है कि थीटा वन और थीटा टू 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये पिक आउट नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर से कौन से ऐसे इस चारों ऑप्शन में होगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कर रहा है भैया, ये कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई, 6 6 12 120 हो गया, 90 से ज्यादा हो गया, 6 45 105 हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री, तो ये हो गया 105 डिग्री, ये हो गया 75 डिग्री। तो क्या होता है ना कि यहाँ पर जो थीटा एक्स प्लस थीटा वाई जो होना चाहिए ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, ये सेटिस्फाई करता है ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक ही ऑप्शन दिख रहा है जहां पर 90 से कम है, ये वाला, तो ये ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट, क्योंकि ये नॉट पॉसिबल है, ये 75 डिग्री है और सारे के सारे 90 से 90 है या 90 से अबव, तो यहाँ पर ये सेटिस्फेक्शन हो जाए, ठीक है। वेरीफाई नहीं, वेरीफाई नहीं, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इतना, a force of magnitude इतना न्यूटन act along the direction of velocity, express the force in vector form। सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं सर, वेलोसिटी दे दिया है ना, और वेलोसिटी के डायरेक्शन में हमको फोर्स निकालना है, फोर्स को एक्सप्रेस करना है, तो वेलोसिटी के अलोंग हम डायरेक्शन यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं पहले, यानी कि बी कैप इक्वल टू हो जाएगा बी वेक्टर अपॉन वी, वी वेक्टर क्या, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के कैप अपॉन √3 हो गया। ये यूनिट वेक्टर अलोंग कितना लिख ही देता हूँ मैं, यूनिट वेक्टर अलोंग वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी के अलोंग हो गया ये। अब देखिए भैया, अब हम क्या करते हैं कि एफ निकालना है, कलर चेंज, अब एफ वेक्टर निकालना है, एफ वेक्टर क्या होगा, एफ और वी वेक्टर हो जाएगा, वी कैप वी कैप हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो एफ फोर्स कितना है, मैग्नीट्यूड इसका 20√3, ठीक है। उसके बाद से हो जाएगा ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3, ठीक है। ये जो यूनिट वेक्टर है ना, ये यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर एफ वेक्टर जब हो जाएगा 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 20 के कैप, ये आंसर हो जाएगा। हमने करा क्या कि फोर्स का मैग्नीट्यूड पता था,
और फोर्स का डायरेक्शन हमने कहाँ से चुरा लिया, तो यहाँ से वेलोसिटी से चुरा लिया यूनिट वेक्टर के रूप में। तो यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 से किसी भी नंबर को, आपको पता ही है वही नंबर आना है, यानी कि एफ में एफ इंटू वी कैप का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ही आएगा। अब डायरेक्शन की बात है तो एफ का डायरेक्शन था वो वेलोसिटी डायरेक्शन में लेना था, डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया, वेलोसिटी से हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया, ठीक है ना। 17 देखिए यहाँ पे 13 क्वेश्चन, a vector has x and y component 4 and 8 respectively and that of a vector plus b vector are of 10 and 16 respectively, find for b vector। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, मस्त क्वेश्चन है। कलर चेंज यहाँ देखिए, तो a वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं 4i कैप प्लस 8j कैप, क्योंकि x कंपोनेंट 4 है y कंपोनेंट 8 है रेस्पेक्टिवली। हम यहाँ पर a वेक्टर प्लस b वेक्टर के लिए लिख सकते हैं x कंपोनेंट 10 है, तो 10i कैप प्लस 16j कैप हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर b वेक्टर पता करना है, तो a वेक्टर को यहाँ उठा कर रहेंगे तो b वेक्टर पता चल जाएगा, तो b वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 10i कैप प्लस 16j कैप माइनस 4i कैप माइनस 8j कैप। तो भैया आपके पास आंसर आ जाएगा 10 में से 4 चला गया तो हो जाएगा 6i कैप और 16 में से 8 गया तो प्लस 8j कैप आ गया 6i कैप। तो बी वेक्टर हमारे पास इतना आ गया बी वेक्टर। अब x एंड y कंपोनेंट क्या होगा, तो पहला आंसर हो जाएगा आपका x कंपोनेंट हो गया 6 और y कंपोनेंट हो गया आपका 8। दूसरा आंसर क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। अब तीसरा में देखिए एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से एंगल पता करना है, तो देखिए भैया ये सी है, ये कैसे है, ये है 6, ये है 8, ये है वेक्टर ए, तो भैया ये हो जाएगा थीटा एक्स एक्सिस से, तो टेन थीटा यहाँ पर हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 8/6 यानी कि 4/3, तो थीटा यहाँ पे हो जाएगा 53 डिग्री, ठीक है 53 डिग्री होगा, स्टैंडर्ड एंगल को लिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, नोट्स में क्या है, अब 2D और 3D की बात कर रही है कि 2D में परपेंडिकुलर कितने मैक्सिमम कंपोनेंट हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं, और 3D में कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x y z होते हैं, और 2D प्लेन में क्या होगा x और y हो सकता है, या फिर y और z हो सकता है, या z या x हो सकता है, कोई दो ही हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर इनफाइनाइट होता है, आपको पता ही होगा। आज शुरुआत में भी मैंने बता दिया था कि मान लेते हैं ये कि 100 आई कैप है, तो इसको हम आई कैप प्लस आई कैप 100 टाइम भी कर सकते हैं, या आई कैप प्लस वाई आई कैप अपॉन 10 प्लस आई कैप अपॉन 10 करके 1000 टाइम भी कर सकते हैं। मतलब कि इनफाइनाइट तरीके हैं, इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, किसी भी वेक्टर को हम तोड़ के उसे बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए when the coordinate axis is translated, ठीक है, both vector and its component remains unchanged, यदि हम बोला गया है कि ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ठीक है ना, इसको हमने ट्रांसलेट कर दिया, तो ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, तो क्या होगा, क्या इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में या इनके कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड में क्या कुछ ऐसा चेंजिंग आएगा जो हमको पढ़ना है, नहीं भैया कुछ चेंज नहीं आता है। एक्सिस घुमाने पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, देखो यहाँ पर थीटा वही है, यहाँ भी थीटा वही है, ए वही है, ए वही है, यहाँ पर देखो ए वाई के जो यहाँ पर कंपोनेंट होंगे, ये ए वाई डायरेक्शन में ए साइन थीटा वो सेम ही है, यहाँ भी ए साइन थीटा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ए cos थीटा, ये वही होने वाला है, ठीक है, ये cos थीटा यहाँ देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सिस को आप ट्रांसलेट कर दे रहे हैं, तो उसमें चेंजिंग कुछ आ रहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर 3D भी खत्म हो गया हमारा, 2D और 3D दोनों, अच्छा 1 घंटे के लेक्चर में दोनों खत्म हो गया, लगभग 1 घंटे 10 मिनट 1 घंटे 15 मिनट। तो अगले लेक्चर में हम
दो और लेक्चर लेंगे वेक्टर का, जिसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये दोनों लेने वाले हैं, और इसके बाद ये लेक्चर हो जाएगा हमारा, ये चैप्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंड। ठीक है, ऑल द बेस्ट।